हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और अब आज हम पार्ट 4 कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में साइकोमेट्रिक थ्योरीज और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में थोड़ा ब्रीफ जाना था कि क्या है उसके अंदर। और आज हम साइकोमेट्रिक थ्योरीज पढ़ेंगे। साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे, तो वन बाय वन वो पढ़ेंगे और एक एक थ्योरी को ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है पेपर में। और किसी ने अगर पार्ट 3 नहीं देखा तो वो देख लेना, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से इजीली देख लेना और समझ लेना। ठीक है, अब बिना देरी शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है अल्फ्रेड बिने की थ्योरी, जिसको हम वन फैक्टर थ्योरी और यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है कि अल्फ्रेड बिने ही पहले इंसान थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बात करी थी। ठीक है, बिने की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को कम इंटेलिजेंट लोगों के साथ डिफरेंशिएट करना चाहते थे। मतलब कि अगर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरा कम है तो बस उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना चाहते थे। Binet's theory of intelligence was rather simple, as it arose from his interest of differentiating more intelligent from less intelligent individuals। मतलब वही कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों से कम इंटेलिजेंट के बीच का डिफरेंस बताना था। He therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities। मतलब उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस के अंदर सिर्फ एक ही सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वायरमेंट के अंदर। His theory is called as uni or one factor theory of intelligence। This theory came to be disputed when psychologists started analyzing data of individual which was collected using Binet's test। मतलब बिने की जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करी थी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, क्योंकि जब उन्होंने इनका थ्योरी लेकर जो रिसर्च करी थी वो सही नहीं आ रही थी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक इंसान की बात करो तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं करते। हमेशा किसी के अंदर वन फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करी गई थी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकंड इज चार्ल्स स्पेयरमैन की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी। इन 1927 चार्ल्स स्पेयरमैन प्रपोज्ड अ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस employing a statistical method called factor analysis। वेरी इंपॉर्टेंट कि 1927 में किया था उन्होंने, और उनकी जो थ्योरी का नाम था वो था फैक्टर एनालिसिस। तो इन्होंने दो चीज़ें बताई थी हमारे को कि एक जी फैक्टर होता है हमारे अंदर और एक एस फैक्टर होता है। अब जी फैक्टर क्या होता है? जी फैक्टर होता है जो कि सबके अंदर होता है, विच आर कॉमन टू ऑल। यहाँ पर लिखा भी हुआ है जी फैक्टर इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशन विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल। मतलब जो सबके अंदर होता ही होता है। इन एडिशन टू जी फैक्टर ही सेड दैट देयर आर सो मेनी स्पेसिफिक एबिलिटीज। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, इसमें भी एग्जांपल दे रखा है, एक्सीलेंट सिंगर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट एंड एथलीट्स मे बी हाई ऑन जी फैक्टर, but in addition to this they have specific abilities which allow them to excel in their respective domains। मतलब अगर हम एग्जांपल लें विराट कोहली का, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, लेकिन विराट कोहली को क्या अलग बनाता है बाकी क्रिकेटर्स से, वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि क्रिकेटर तो सारे हैं, विराट कोहली भी क्रिकेटर है, तो वो कॉमन हो गया, वो उसका जी फैक्टर है कि अच्छा वो क्रिकेटर है, क्योंकि वो सबके पास है। क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है जो कि खेलते हैं, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में या फिर किसी उसमें पर्टिकुलरली घुसा हुआ है कि अच्छा मेरे को यहाँ पर करना है, वो प्रोफेशनली वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो उसके पास स्पेसिफिक एबिलिटी है, किसी मेरिट के बेसिस पर ही वो आगे वो काम कर रहा है ना। तो जी फैक्टर का मतलब होता है कि अच्छा ठीक है वो क्रिकेटर है, वो नॉर्मली सबके पास एबिलिटीज होती है, क्रिकेटर वो बन सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप बाकियों की भी बात करो, लेकिन बाकी क्रिकेटर से उनको क्या अलग बनाता है, क्या स्पेसिफिक चीज़ है उनके अंदर। जैसे कि वो कवर ड्राइव बहुत अच्छा मारते हैं, तो अब कवर ड्राइव कोई और हो सकता है ना अच्छे से मारता हो उनके अकॉर्डिंगली, तो इसलिए उनकी वो स्पेसिफिक एक फैक्टर है कि वो वही कर सकते हैं परफॉर्म, और कोई नहीं कर सकता। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर का मतलब यही होता है, जी फैक्टर जो सबके लिए कॉमन होता है, एस फैक्टर जो सिर्फ उसी इंसान के अंदर होता है जिसमें वो आगे एक्सेल कर रहा है। मतलब होगा तो दोनों,
विराट कोहली के अंदर जी फैक्टर भी है और एस फैक्टर भी है, क्योंकि जी फैक्टर तो सबके लिए कॉमन है, एस फैक्टर उनके अंदर जो उनकी एबिलिटी है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना एक बार कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये थोड़ा है ट्रिकी वाला पार्ट, लेकिन आई होप कि मैंने आप लोगों को ढंग से समझा दिया। अब नेक्स्ट थ्योरी है लुईस थर्स्टन की थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इट स्टेट्स दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज। मतलब इन्होंने 7 प्राइमरी एबिलिटीज दी थी जिनके बारे में हम बात करेंगे अब। इन्होंने पहली दी थी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ग्रास्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। मतलब कि एक इंसान या फिर कोई भी कितनी जल्दी वर्ड मीनिंग को समझ पाता है, कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, आइडियाज को समझ पाता है। उसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटीज है कि नहीं, स्पीड एंड एक्यूरेसी, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, स्पेशल रिलेशन, जो पैटर्न्स को विजुअलाइज कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, परपेचुअल स्पीड की कितनी जल्दी वो परसीव कर पाता है डिटेल्स को, वर्ड फ्लुएंसी की वर्ड यूज कर पाता है फ्लेक्सिबली और फ्लुएंटली कि नहीं, मेमोरी कितनी जल्दी वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाता है, इंडक्टिव रीजनिंग, जनरल रूल्स निकालना कोई प्रेजेंटेड फैक्ट से। चलो अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं आर्थर जेनसन की थ्योरी। आर्थर जेनसन proposed a hierarchical model of intelligence consisting of abilities operating at 2 levels called level 1 and level 2। इन्होंने 2 लेवल पर बात करी थी कि इंटेलिजेंस कैसे होती है, 1 by 1 हम समझते हैं। लेवल 1 होता है एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें जो आउटपुट होता है, शॉर्ट में लिख देती हूँ वो समझ जाना, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होता है। ठीक है, इसमें होता है कि जो आउटपुट एंड इनपुट आर मोर और लेस सिमिलर। फॉर एग्जांपल रोट लर्निंग एंड मेमोरी। मतलब जैसे अगर हम किसी बैक बेंचर का एग्जांपल ले तो 1 दिन या 2 दिन पहले वो लोग पढ़ते हैं पेपर के, तो जो 1-2 दिन पहले वो पढ़ते हैं वो वही पेपर में लिख कर आ जाते हैं जो उन्होंने याद करा होता है, क्योंकि वो रट्टे मार कर जाते हैं, रोट लर्निंग करी होती है उन्होंने, तो जितना उनको आता है वो उतना लिख कर आ जाते हैं। तो यही होता है। जैसे अगर हम क्लास का भी एग्जाम्पल ले तो अगर किसी टीचर ने आपको पढ़ाया ABCD पढ़ाया फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चा उतना ही याद करके वही पेपर में लिख कर आ रहा है, उसको बोला जाता है रोट लर्निंग। ठीक है, तो आर्थर जेनसन ने बोला था कि हम लोग की पहले इंटेलिजेंस में रोट लर्निंग होती है, एसोसिएटिव लर्निंग होती है। लेवल 2 होता है जिसमें कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होता है, जिसमें हायर ऑर्डर स्किल्स होती है, क्योंकि से ही एक इफेक्टिव आउटपुट निकलता है। यानी कि जो आउटपुट होता है, मतलब इनपुट ये है और आउटपुट ये है, तो आउटपुट बड़ा होता है उसमें। तो हम किसी इनपुट से ही एक इफेक्टिव आउटपुट निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम आज के एग्जाम्स की बात करें तो हमको पता है कि पहले के क्या होता था इस जमाने में कि जो पढ़ाते थे वही पेपर में आता था, पर आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज जो पढ़ाते हैं उसके अलावा हमारे को थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हमारे को पता लग सके बच्चे को कितना आता है। तो यही होता है कि हमने कितना इनपुट दिया है, लेकिन आउटपुट हमारे को उससे ज़्यादा मिल रहा है, आउटपुट ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ताकि हम इफेक्टिव आउटपुट बना सकें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेपी गिलफर्ड की थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। जेपी गिलफर्ड proposed the structure of intellectual model which classifies intellectual traits among 3 dimension। मतलब उन्होंने इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को 3 डायमेंशन में बांट दिया, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन होता है वर्ड द रिस्पोंडेंट डस, मतलब कि अगर सपोज मैं फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट करने को देती हूँ या बोलती हूँ कि कोई प्रेजेंटेशन आपको करनी है, कि आपको एक स्पेसिफिक इंसान के ऊपर रिसर्च करनी है कि उसको ये स्पेसिफिक डिसऑर्डर है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो व्हाट द रिस्पोंडेंट डज, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑपरेशन में कॉग्निशन की बात करोगे, जिसमें आपकी कैसे आप सोच के समझ कर आप रिसर्च करते हो, मेमोरी रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी है, मेमोरी रिटेंशन कितनी देर तक आप उस मेमोरी को संभाल कर रख सकते हो, डाइवर्जन प्रोडक्शन, कन्वर्जन प्रोडक्शन, फिर लास्ट में इवैल्यूएशन करते हो आप। कंटेंट होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी होती है एक इंसान के बारे में, जो सब्जेक्ट हमने जिसके बारे में बात करी है उसके बारे में की इंफॉर्मेशन जो भी हमने करी है उसके ऊपर हम जो काम करते हैं उसे कंटेंट बोला जाता है। वो रिसर्च हमारी विजुअल भी हो सकती है, ऑडिटरी भी हो सकती है, सिंबॉलिक जो कि लेटर्स नंबर्स के बेसिस पे हो सकती है, सिमेंटिक हो सकती है जो कि वर्ड्स के बेसिस पे, बिहेवियरल हो सकती है, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स बिहेवियर, एटीट्यूड, नीड्स, जो कि मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी के ऊपर आपको रिसर्च करनी है कि उसका डिसऑर्डर है ये स्पेसिफिक, तो उसके बारे में बताओ कि उसका एटीट्यूड बिहेवियर कैसा था, तो ये बिहेवियरल में आ जाएगा। प्रोडक्ट में होता है कि जो भी आपने
रिसर्च कंडक्ट करी है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो भी निकली है कि वो इंसान को ये डिसऑर्डर था, वो कैसा बिहेव करता था, आपने सब कुछ बता दिया, तो इन्फॉर्मेशन वो कैसे प्रेजेंट करी जा रही है उसको बोला जाता है। वो यूनिट्स में हो सकती है, क्लासेस में हो सकती है, रिलेशन में हो सकती है, सिस्टम में हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकती है, इम्प्लीकेशन में हो सकती है। ठीक है। और जेपी गिलफर्ड ने जो ये दिया था, ये 1988 में दिया था, जो कि एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। और इसमें 6 × 5 × 6 कैटेगरीज हैं। देयरफॉर द मॉडल हैज़ 180 सेल्स। तो मतलब अगर हम 6 × 5 × 6 करेंगे तो 180 सेल्स मिलेंगे, हमारे को 180 मिलेगा, इसलिए उन्होंने बोला कि इसके अंदर 180 सेल्स हैं। ठीक है। इतनी है आपकी ये वाली थ्योरी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम करेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और आपकी सारी साइकोमेट्रिक अप्रोच की जितनी भी थ्योरीज थी वो ख़त्म हो चुकी है, हम आगे पढ़ेंगे अब। और अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना।